गत वर्ष हमारे जो 2 चिंतन शिविर हुए, उन 2 चिंतन शिविरों से अलग हट करके इस बार के चिंतन शिविर में कुछ और नई चीजों को आगे बढ़ाते हुए, स्वरूप में परिवर्तन करते हुए उसको कैसे ज्यादा उसको रोचक बनाया जाए, आपकी सहभागिता को उसमें कैसे और अधिक जोड़ा जाए, एक रूटीन कार्यक्रम में ना करके उसको लीग से कुछ अलग हटके करने की जो शुरुआत की गई है, इस शुरुआत से आप सबके बहुमूल्य सुझाव तो हमको प्राप्त होंगे ही, सुझावों के साथ ही साथ आपने अपने अपने राज्यों में जो नवाचार किए हैं, अच्छे उल्लेखनीय जो कार्य आपने किए हैं, उन कार्यों से जब आप ग्रुप में चर्चा करने के लिए बैठेंगे तो ग्रुप में चर्चा करने के बाद फिर उसका अंत में उसका सार भी निकाला जाएगा, समारोह के अवसर पर उन सभी का उल्लेख भी किया जाएगा। तो इन सब का कुल मिलाकर परिणाम ये होगा, इस बार का चिंतन शिविर नवीनता के साथ में, उच्चता के साथ में और बहुत सारी नई चीजों के साथ में काफी यहाँ पर हम सबको देखने को मिलेगा। मैं आप सभी का इस चिंतन शिविर में हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। ये कोई साधारण आयोजन नहीं है, ये नीति निर्माताओं और प्रशासकों की एक औपचारिक बैठक मात्र नहीं है, ये विचार, प्रतिबद्धता और एक महान उद्देश्य का सामूहिक मंच है। जैसा कि हमारे सचिव महोदय जी ने उन्होंने कहा कि विकसित भारत, देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का विजन लेकर चल रहे हैं, हम सब उस विजन को जीवंत वास्तविकता में बदलने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। एक ऐसा भारत जो न्याय, समानता, गरिमा और असीम अवसरों की मजबूत नींव पर खड़ा हो, और उस मजबूत नींव को और भी अधिक मजबूत बनाने में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि समाज के सबसे अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति की तो मदद का भाव इस विभाग में होता ही है। अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, कार्यक्रम के माध्यम से, साथ ही साथ जो समाज के जो नीडी पर्सन है, जिनको सही मायने में आवश्यकता है, ऐसे नीडी पर्सन की मदद करने वाला, उनको स्वावलंबी बनाने वाला, उनके अंदर आत्मसम्मान और गरिमा का भाव जागृत करने का वाला, उनको सशक्त करने वाला ये विभाग है। और इस विजन के मूल में एक सरल किंतु सशक्त सिद्धांत निहित है कि विकास समावेशी होना चाहिए और प्रगति उन लोगों तक पहुंचाना चाहिए जो ऐतिहासिक रूप से पीछे रह गए हैं, जिनको सर्वाधिक पहले उनको मदद पहुंचाने की आवश्यकता है, जिनको विकास के साथ में जोड़े जाने की आवश्यकता है। इस यात्रा में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की बहुत अद्वितीय और गहन भूमिका है। हमें न केवल नीतियां बनाने का काम सौंपा गया है, बल्कि ये सुनिश्चित करने की भी जिम्मेवारी हम सबको सौंपी गई है, चाहे वो केंद्र की बात हो या राज्यों की बात हो। कदम से कदम मिलाकर हम जब चलेंगे तभी समाज आगे बढ़ेगा, समाज सशक्त होगा, और जब समाज सशक्त होगा तो देश भी आत्मनिर्भर होगा और विकसित बनेगा। सबसे कमजोर नागरिक, अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर पर जो व्यक्ति है, उन्हें राष्ट्र की विकास की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए केवल उन्हें आर्थिक दृष्टि से अकेला सशक्त नहीं करना, आर्थिक के साथ साथ वो परिवार जो है ना, शैक्षणिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से वो कैसे सशक्त हो सकते हैं। हमारे जो समाज कल्याण विभाग की जितनी योजनाएं हैं, वो सारी योजनाओं का क्रियान्वयन इनको सशक्त करने के लिए विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से, और हम सब सामूहिक रूप से मिलकर इस काम को आगे बढ़ाते हैं। हमारी भूमिका केवल छोटे मोटे बदलाव करना नहीं, बल्कि पूर्ण रूप से परिवर्तन करना है। पिछले कुछ वर्षों में हमने अभी यहाँ पर देखा कि स्कॉलरशिप के बारे में पोर्टल को जहाँ पर लॉन्च किया गया, फिर हमने वरिष्ठ नागरिकों के संबंध में, हमने नशा मुक्त भारत अभियान के संबंध में, जो आदरणीय पंतप्रधान जी कहते हैं कि डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, तो डिजिटलाइजेशन हमारे हर काम में, हर स्थान पर वो दिखना चाहिए। हम कैसे उसके साथ में हम समाज को जोड़ने का काम और अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम हम करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में हमने शिक्षा को सुलभ करने के लिए हमारे जो छात्रवृत्ति के कार्यक्रम हैं, उनको सुदृढ़ बनाने के साथ ही साथ कौशल विकास को भी बढ़ावा देने के लिए और सामाजिक सुरक्षा ढांचे को तैयार करने में के साथ ही साथ आजीविका के स्थायी अवसर इनको सृजित करने की दिशा में भी विभाग ने बहुत महत्वपूर्ण प्रगति की है। फिर भी आज जब हम चिंतन करते हैं तो हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि हमने हमारे लोगों की जो आकांक्षाएं हैं वो तेजी के साथ बदल रही हैं। उसमें चाहे बच्चों की बात हो, चाहे हमारे मातृशक्ति की महिलाओं की बात हो, वरिष्ठ नागरिकों की बात हो, दिव्यांगजनों की बात हो, लाभ वंचित समुदाय की बात हो, उसमें चाहे हमारे बेगर्स हो, चाहे टीएनटी समुदाय के लोग हों,
इनकी जरूरतें लगातार और कठिन होती जा रही हैं और हमारे सिस्टम को भी उनकी जरूरत के अनुसार उतनी तेजी से संवेदनशीलता और इनोवेशन के साथ में उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना पड़ेगा। और हमें अपनी योजनाओं को केवल एक सामान्य ढर्रे से नहीं, बल्कि उसमें जब तक हम संवेदनशीलता का भाव उसमें नहीं जोड़ेंगे, उसको हृदय की गहराइयों के साथ में आत्मसात करते हुए, ये हमारे समाज के वो बंधु हैं जिन तक हमको पहुंचना है, जो हम तक नहीं पहुंच पाए हैं, हमें उन तक कैसे पहुंचना है, क्योंकि वो उस दौड़ के साथ में उतना तेज नहीं चल पा रहे, लेकिन उनको उतना तेज चलाने के लिए हमें पहले उनके साथ में खड़ा होना पड़ेगा और खड़े होकर के वो उनको हाथ पकड़ करके उनको इस व्यवस्था के साथ में जोड़ने में हमें अपने प्रयासों को और गतिशीलता के साथ में आगे बढ़ाना पड़ेगा। आज हम जिन नीतिगत उपायों पर विचार विमर्श कर रहे हैं, उन्हें उसमें सबसे पहले हम जो है ना, केंद्र में जो गरिमा बनाए रखने के लिए हर व्यक्ति को गरिमा के साथ में कैसे वो अपना जीवन जी सकता है, चाहे वो विद्यार्थी हो, हमारा सीनियर सिटीजन हो, चाहे हमारा दिव्यांग हो, हमारी नीतियां व्यक्तियों को केवल सहायता प्रदान करने के लिए नहीं, बल्कि सहायता करने के साथ ही साथ उन्हें सशक्त करने वाली होना चाहिए, कल्याण को सशक्तिकरण में परिवर्तित करने वाली होना चाहिए। और इसी संदर्भ में स्वस्थ, सुरक्षित और गरिमापूर्ण वृद्धावस्था के लिए कानूनी, संस्थागत और नीतिगत ढांचों को भी मजबूत करना, ये हमारी कार्य योजना में इसको शामिल करना चाहिए। आज हमारे देश में जो है ना, सीनियर सिटीजन की, वरिष्ठ नागरिकों की वो आबादी बढ़ रही है और इसके साथ ही साथ हमारी ये जिम्मेवारी भी बढ़ रही है कि हम ये सुनिश्चित करें कि जो वृद्धावस्था है ये कमजोरी का प्रतीक ना हो, बल्कि वह सुरक्षा और सम्मान का पर्याय बने। और इसके लिए हमारी योजनाओं के साथ ही साथ हमारे राज्य सरकारों के साथ ही साथ जो हमारे नागरिक समाज संगठन है, NGO है और इस क्षेत्र में करने वाली जो समाज सेवी संस्थाएं हैं, उन सबको मिलकर सामूहिकता से कदम मिलाने की आवश्यकता है। हम अपने कार्यक्रमों को जिस तरह से तैयार करते हैं और उन्हें हम जब प्रस्तुत करते हैं, चाहे वो केंद्र के या राज्य के हों, उसके मूल में सुलभता होना चाहिए। अच्छे इरादों वाले लाभ केवल नीतिगत दस्तावेज तक सीमित ना रहें, उनको हम केवल कागजों में, रेशनों तक नहीं कि हमने इतना कर दिया, ये कागजों में नहीं, बल्कि प्रक्रियागत जटिलताओं और सीमित जागरूकता के कारण ऐसा ना हो कि वे उन लोगों तक नहीं पहुंचे जिनके लिए वो सारे योजना बनाई गई है, जिनके लिए वो कार्यक्रम बनाए गए हैं। तो दस्तावेजों से बाहर निकल करके व्यवहारिकता के साथ में, संवेदनशीलता के साथ में हमें इस व्यवस्था को आगे बढ़ाना पड़ेगा। जहाँ तक इस कार्यसिद्धि व्यवस्था की बात है, वो हमें एक बड़ी चुनौती है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए केंद्र और राज्य सरकार में हालांकि अनेक योजनाएं हैं, चलाई जा रही हैं, फिर भी कई सारी योजनाएं होने के बावजूद भी कई योजना में दोहरा होता है कि केंद्र के द्वारा भी चलाई जा रही है, राज्य के द्वारा भी चलाई जा रही है। तो ये अवसर हमारे लिए सामूहिक रूप से बैठ करके इस पर चर्चा करने के लिए हमको ये अवसर मिलता है कि इस तरह से जो दोहराव हो रहा है, कुछ लोगों के लिए उसके बाद भी कुछ लोग छूट जाते हैं, दोहरापन होने के बावजूद भी ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। इन स्थितियों से कैसे रास्ता निकाल करके सारे लोगों तक हम पहुंच सकें और वन नेशन वन स्कॉलरशिप डिजिटल पोर्टल में सचमुच में बदलाव लाने की क्षमता है। आज जो स्कॉलरशिप का जो पोर्टल यहाँ पर प्रारंभ हम करने जा रहे हैं, इस पोर्टल में वन नेशन वन स्कॉलरशिप के माध्यम से तो कोई छूटने ना पाए, कोई वंचित न रहने पाए। हमारे सचिव महोदय जी ने कहा था कि स्कॉलरशिप का पैसा कई बार राज्यों से अपेक्षित जो सूचना है वो समय पर नहीं आ पाती है और इसके कारण से कई बार विद्यार्थी वो कोर्स पूरा कर लेता है और कोर्स पूरा हो जाने के बाद अगले वर्ष जब वो चला जाता है तब उसको भुगतान होता है। क्यों नहीं हम प्रारंभ के समय से ही, और मैंने इस बार जैसे मैंने तय किया कि हमारा वित्तीय वर्ष प्रारंभ हुआ और वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने के साथ ही साथ हम अपने विभाग की लगातार मीटिंगें लेकर के उसको हमने तुरंत अभी से उसको आगे बढ़ाना शुरू कर दिया कि हम मार्च के लिए नहीं बैठे रहे, हम दिसंबर से मार्च के बीच में इसके लिए ना बैठे रहे, बल्कि हम प्रारंभ से ही अप्रैल मार्च से ही अपनी इन सारी योजनाओं को जमीनी धरातल पर, जिनके लिए हमें वो स्कॉलरशिप पहुंचाना है, जिनके लिए हमें वो योजना बनाई है, उनको हम प्रारंभ से ही उस व्यवस्था के साथ में जोड़ते हुए उसका लाभ दिलाने के लिए। बच्चे परेशान होते हैं, पैसा नहीं पहुंच पाता, वो फीस नहीं दे पाते हैं, या जहाँ पर वो किराए से रहते हैं वो किराया नहीं दे पाते हैं, वो दूध वाले का पैसा नहीं दे पाते हैं, परेशान होते हैं। तो हमें स्कॉलरशिप का पैसा, हमें राज्यों से मेरा अनुरोध है, हमारे जो माननीय मंत्रीगण आए हैं और हमारे जो राज्यों से अधिकारी आए हैं, उन सबसे भी मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि हम अपनी योजनाओं को हमें जमीनी धरातल पर
व्यवहारिकता के दृष्टिकोण से संवेदनशीलता के साथ में हमें इस दिशा में कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। आवेदन प्रक्रियाओं को सरल बनाना पड़ेगा। एक ही मंच पर लाकर हमें आवेदन प्रक्रियाओं को सरल बनाना पड़ेगा। पारदर्शिता बढ़ाई जा सकती है और रियल टाइम ट्रैकिंग भी इसमें संभव हो सकती है, जिसमें यह सुनिश्चित होता है चाहे वो एससी हो, ओबीसी हो, ईएनटी के हो, ईडब्ल्यूएस के हो, ट्रांसजेंडर लाभार्थी हो, अपने हक के अनुसार लाभों को वो सब आसानी से प्राप्त कर सकें। और ये सुधार के साथ ही स्कॉलरशिप की पात्रता के लिए जो एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जो जरूरत थी, उस डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत को खत्म करने का भी प्रस्ताव है। कई छात्रों के लिए, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो प्रवासी या वंचित पृष्ठभूमि से आते हैं और इसके कारण से दूसरे राज्यों में जब वो जाते हैं तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं होने के कारण वो स्कॉलरशिप योजना के लाभ से वंचित होते हैं। और ऐसे आर्थिक दृष्टि से ऐसे कमजोर परिवार से वो आते हैं तो उनको स्कॉलरशिप के बगैर अपनी पढ़ाई को निरंतरता के साथ में जारी रखना एक कठिन काम हो जाता है। इस तरह के दस्तावेज एक अनावश्यक रूप से बाधा बन जाते हैं। इस जरूरत को हटाने से न सिर्फ स्कॉलरशिप पाना आसान होगा, बल्कि एक बुनियादी सिद्धांत भी पक्का होगा कि शिक्षा समावेशिता और अवसरों के द्वारा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, न कि प्रक्रियागत रुकावटों से इसे बाधित करना चाहिए। इसके साथ ही साथ वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत डिजिटल और फिजिकल सर्विस विंडो का भी विचार जो निर्बाध सेवा वितरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, एक अच्छी शुरुआत है। कई बुजुर्ग लोगों को कई ऑफिस या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हमारे बुजुर्ग आज की नई इस व्यवस्था के साथ में अपने आप को नहीं जोड़ पाते, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता है कि हम उनको योजनाओं के लाभ से उनको वंचित रखें। हमें अपनी प्रक्रिया को जो है ना, इसको हमें सरल करना पड़ेगा। हमें लोगों को तकनीक और मानवीय इंटरफेस दोनों के सहयोग से एक सिंगल विंडो सिस्टम प्रारंभ करके सेवाएं सुलभ, त्वरित और उपयोगकर्ता के लिए उनके अनुकूल हमें बनाना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ हमारे प्रयासों का आधार निरंतरता होना चाहिए। एक अल्पकालिक उपाय भले ही आवश्यक हो जो तात्कालिक रूप से, लेकिन दीर्घकालिक सुदृढ़ता और आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने वाली होना चाहिए। लंबे सोच के ध्यान में रख करके उसको आगे बढ़ाना चाहिए। एकीकृत आवासीय सुविधाओं की अवधारणा जो सुरक्षित आवास को मेंटरशिप और कैरियर मार्गदर्शन के साथ जोड़ती है, विशेष रूप से ऐसी उम्मीद जगाने वाली हो ऐसी सुविधाएं जो वंचित पृष्ठभूमि के जो युवा होते हैं उनके लिए अवसरों के केंद्र के रूप में काम कर सकती है। उन्हें न केवल आस्था प्रदान करती है, बल्कि सही दिशा, मार्गदर्शन और सार्थक आजीविका का मार्ग भी दिखाती है। ये चिंतन शिविर हमें इन आयामों पर विचार करने का एक बेहतरीन अवसर प्रदान करता है। एक ईमानदार संवाद, रचनात्मक आलोचना और मिलकर समस्याओं को सुलझाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। अगले 3 दिनों के दौरान हमें न केवल चुनौतियों की पहचान करने में, बल्कि ऐसे समाधान तैयार करने में गहराई से जुटना होगा जो व्यवहारिक, महत्वपूर्ण और अभिनव है। मैं सभी प्रतिभागियों से, हमारे जो राज्यों के अधिकारी आए उन अधिकारियों से भी, हमारे विभाग के अधिकारी हैं उनसे भी, राज्यों से भी जो हमारे मंत्रीगण आए हैं, मैं उन सभी से आग्रह करता हूँ कि भी जमीनी स्तर के अपने अनुभवों को साझा करें, सर्वोत्तम कार्य प्रणाली को रेखांकित करें और ऐसे विचार प्रस्तुत करें जिन्हें ठोस नीतिगत कार्यों में बदला जा सके। इन सैद्धांतिक चर्चाओं से आगे बढ़कर कार्यान्वयन के तरीके, बड़े परिणामों और जवाबदेही तंत्रों पर ध्यान केंद्रित करें। नए दृष्टिकोण के प्रति भी हमें खुला रहना चाहिए। आज हमारे सामने जो चुनौतियां हैं उनका समाधान हमेशा पारंपरिक तरीकों से नहीं किया जा सकता। नवाचार प्रयोग और अनुकूल नीति निर्माण हमारे कार्य का अभिन्न अंग बनना चाहिए। मैं आपसे यही बात कहना चाहता हूं कि एक न्यायपूर्ण, समावेशी और सशक्त भारत का सपना हमारी पहुंच में है, लेकिन तभी जब हम स्पष्टता, प्रतिबद्धता और करुणा के साथ में काम करें। यही बात तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि संघीय ढांचे में राज्य सरकारें और केंद्र सरकार जब कदम से कदम आगे मिलाकर जब आगे बढ़ती हैं तो असंभव काम भी संभव हो जाते हैं, मुश्किलें जो है ना वो दूर हो जाती हैं। आइए हम सब मिलकर इस चिंतन शिविर को एक वास्तव में समावेशी हो। मुझे विश्वास है कि हमारी सामूहिक चर्चाएं सार्थक सुधारों और स्थायी प्रभाव का मार्ग प्रशस्त करेंगी और आप सबके सुझाव, आप सबके विचार, आप सबके अनुभव इस चिंतन शिविर में आपकी गरिमा में उपस्थिति और भागीदारी से इस चिंतन शिविर के 3 दिन के अभियान को एक महत्वपूर्ण
पड़ाव पर ले जाने में आपका योगदान जुड़ेगा। ऐसी शुभेच्छाओं के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।